बच्चों नमस्कार। आज हम नई यूनिट टू का फर्स्ट चैप्टर कर्वेचर स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर आपका सेकंड है, ये हमारा 11th लेक्चर है। अभी हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया था। कर्वेचर आपके लिए नया शब्द होगा, और लेकिन कर्व आप जानते हैं, इस प्रकार वक्र आप जानते हैं, ठीक। जैसे हम ये भी जानते हैं कि x² + y² इक्वल a²। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है, ये क्लोज्ड कर्व है। ओके, तो इस क्लोज्ड कर्व में आप देखेंगे सर्किल में एक सेंटर होता है C, रेडियस a होती है। इक्वेशन ऑफ सर्किल है x² + y² इक्वल a²। तो C को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ सर्किल। ओके, यहाँ हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों बातें एक ही हैं, सेंटर ऑफ सर्किल। आज चूंकि इक्वेशन सर्किल रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम चूंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसलिए हम यहाँ सर्किल कह देते हैं, सर्किल फॉर्म करता है। कोई भी कर्व जरूरी नहीं कोई वेल डिफाइंड फिगर बनाए, तो इसलिए हम इन जनरल इसको कर्वेचर कह देते हैं। मान लीजिए पॉइंट P है सर्किल की बाउंड्री पे, एंड हियर CP इक्वल A, तो इसे हम कह देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या, और 1/CP इसका रेसिप्रोकल, इसे हम कहेंगे कर्वेचर R वक्रता। तो वक्रता को आपने एक सर्किल के लिए समझा कि कर्वेचर होता क्या है। अब देखिए आपके पास इतना सिंपल इक्वेशन तो होगा नहीं, या सिंपल कर्व तो होगा नहीं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी कर्व है XY प्लेन में। ओके, आपका है कोई भी कर्व है, इस कर्व का एक पॉइंट P लिया हमने, और दूसरा एक नेबरिंग पॉइंट Q लिया। ओके, आप P पर हमने टेंजेंट ड्रॉ की, इसके सब भी बढ़ा दीजिए, और Q पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ की। सॉरी, ज़्यादा तिरछी लाइन हो गई है, इसको हम स्ट्रेट बनाने की कोशिश करते हैं। दिस इज लाइन, अगेन सॉरी, दिस इज लाइन which is tangent at point Q। अब P और Q दोनों नेबरिंग पॉइंट है, मतलब पास बिंदु है। ओके, तो P पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। P पॉइंट पर परपेंडिकुलर, दैट मीन टेंजेंट पर परपेंडिकुलर। P पर लंब, मतलब जो P पर आपकी स्पर्श रेखा है उस पर लंब। इसी प्रकार Q पर परपेंडिकुलर मीन्स Q पर जो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, उस पर हमें लंब खींचना होगा। तो मान लीजिए ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट N पर। ओके, तो यह हम डिफाइन करते हैं कि जैसे जैसे कर्वेचर डिफाइन करेंगे, जैसे जैसे Q P को बढ़ता है, when Q tends to P, आप देखेंगे ये टेंजेंट जो है, टेंजेंट एट Q, लिमिटिंग केस में जब Q बिंदु P पर पहुंचेगा, सीमांत अवस्था में टेंजेंट, मान लीजिए इसको हमने नाम दे दिया, जो इंटरसेक्ट कर दिए एक्स एक्सिस को, यह हमने T नाम दे दिया, और यहाँ हमने नाम दे दीजिए मान लीजिए M। तो जो QM टेंजेंट है ये कोइंसाइड करेगी, जैसे जैसे Q P पर पहुंचेगा, ये QM टेंजेंट
पी टी की पोजीशन में आ जाएगी, मतलब दोनों ये सरल रेखाएं जो स्पर्श रेखाएं हैं वो एक जैसी हो जाएंगी। मतलब क्यू बिंदु जब पी पर पहुंचेगा तब हम उसे कहेंगे ये लिमिटिंग पोजीशन है, इसकी सीमांत अवस्था है। उस सीमांत अवस्था में अब मान लीजिए कि सीमांत अवस्था, इसको फिर हम लिखते हैं कि लिमिट क्यू टेंडिंग टू पी, लिमिट आपने निकाला है। अब पी एन की पोजीशन क्या होगी, देखिए कि पी एन मतलब एन पॉइंट्स भी ऊपर की ओर जाएगा। ओके, जब ऊपर की ओर जाएगा, जैसे जैसे क्यू अप्रोच करेगा पी की तरफ, तो एक डेफिनेट पोजीशन सी पर पहुंचेगा एन व्हेन क्यू रीच्ड एट पी। जब क्यू पी पर पहुंचेगा तो एन एक निश्चित पोजीशन सी पे पहुंचेगा, तब हम कहेंगे कि लिमिट पी एन क्या है, सी पी है। और ऐसे ही हम कहते हैं कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहीं से अब हम कुछ एनालिटिकल डेफिनेशन पर पहुंचेंगे कि एनालिटिकल डेफिनेशन, इसकी सहायता से ये हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। तो आपको पहले ही मैंने बताया कि इसका जो रेसिप्रोकल है सीपी का, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो बच्चों हम पहुंचते हैं, थोड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके लिए नया होगा। इसके लिए हम कहेंगे इंट्रिंसिक फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, इंट्रिंसिक फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि हम एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे एस साइड। तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले डायग्राम पर पहुंचते हैं कि मान लीजिए एक्सिस ऑफ वाई है, ये आपने सेकंड लिया, एक्सिस ऑफ एक्स लिया। ओके, कोई भी कर्व आप लेते हैं, मान लीजिए दिस इज यानी कर्व, इस कर्व पर एक पॉइंट पी ले लीजिए। ओके, या थोड़ा इसको आगे भी ले लीजिए, पॉइंट पी लिया हमने, और दूसरा पॉइंट नेबरिंग पॉइंट क्यू या क्यू, तो थोड़ा और आपका डायग्राम अच्छा बड़ा बन जाएगा। तो क्यू को ले लीजिए आप नेबरिंग पॉइंट। पहला काम आपका, जैसे हमने डेफिनेशन में देखा, कर्वेचर डिफाइन किया था, पी पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। ओके, तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए ये टेंजेंट आपने ड्रॉ किया। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे कि इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए कि ये एक्सिस ऑफ एक्स को कट करे। सिमिलरली आप पॉइंट क्यू पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आपको कर्वेचर डिफाइन करने के लिए। और मान लीजिए ये थोड़ा ये लाइन ठीक ड्रॉ नहीं हुई, तो ये हो गया आपका टेंजेंट एट क्यू। इन टेंजेंट्स पर हम परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करेंगे, मतलब पी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। दैट मीन इस पर जो टेंजेंट आपने ली है, इस पर आप परपेंडिकुलर लंब खींचेंगे। इसी प्रकार आप क्यू पर भी मान लीजिए बहुत स्मूथ कर्व, इसलिए टेंजेंट बहुत ही नज़दीक से दिख रही है, क्यू पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं एट एनी पॉइंट एन, ये क्यू बिंदु पर मिलती हैं। इसके साथ ही जो टेंजेंट एट पी है, पी पर स्पर्श रेखा यह बिंदु टी पर काटती है, और यहाँ आप दूसरा पॉइंट मान लीजिए एक्सिस ऑफ एक्स को ये एम पर क्रॉस करती है। दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आर है। अब यहाँ देखिए, हमने कहा एक नया सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपने कार्टेशियन सिस्टम भी पढ़ा है, कार्तिक
समतल में आपने बिंदु निकाले हैं, और पोलर भी पढ़ा है आपने, पोलर जिसमें रेडियस वेक्टर और एंगल थीटा होता है। ये हम तीसरे सिस्टम की बात जा रहे हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक चौथा सिस्टम भी हम देखेंगे। तो यहाँ मान लीजिए एस के पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एस आई, एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं एस प्लस, जो कि नेबरिंग पॉइंट है तो स्मॉल इंक्रीमेंट दे देते हैं इसको। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स साई प्लस डेल्टा साई। जैसे आपसे कहा जाए कि पी के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं मान लीजिए एक्स बाय, तो आप जानते हैं कि पी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्सिस ऑफ एक्स पर, तो ये होगा ऑर्डिनेट बाई कोटी होगी, और यहाँ से इसकी जो मूल बिंदु से दूरी होगी वो इसे हम कहेंगे एब्सिस, भुज कहेंगे। यदि आपके पी के कोऑर्डिनेट्स पोलर में हैं आर थीटा, तब आप कहेंगे ये जो हम ओरिजिन को मिलाएंगे पी से, तो जो एंगल बनेगा ओरिजिन के साथ, जिसे हम रेडियस वेक्टर कहते थे, उस रेडियस वेक्टर की लेंथ होगी आर और एंगल होगा थीटा। इसी प्रकार अब हम एक नए सिस्टम की तरफ जा रहे हैं एसोसाई। तब आप इसे देखेंगे कि यहाँ पर एक निश्चित बिंदु हम ए लेंगे, उस केस में डिस्टेंस होगा ए पी इक्वल एस एंड एंगल पी टी एम इक्वल साई। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ टेंजेंट एट पी मेक्स एन एंगल साई विद द एक्सिस ऑफ एक्स। मतलब पी पर जो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं वो एक्स के साथ साई कोण बनाती हो। तो ये बेटा आपको भी नया सिस्टम है चूँकि, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मान लीजिए हम इनको भी रब कर देते हैं, जो बीच में सिस्टम आ गए, चूँकि इन सिस्टम को हम नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए हम इनको हटा देते हैं, अदरवाइज अब आप कंफ्यूज होंगे। तो ओके, ओ सॉरी, ये लाइन हम इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सिस ऑफ एक्स चाहिए, तो ठीक है, थोड़ा और हम इसको रब करते हैं जिससे आपको पिक्चर क्लियर हो। अलग कर देते हैं इसको हम। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर है आपके लिए। तो अब आप देखिए कि इन कोऑर्डिनेट को हम प्लॉट करेंगे कि आपने देखा कि ये टेंजेंट जो है एंगल बना रही साई विद द एक्सिस ऑफ एक्स। चूँकि क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं एस प्लस डेल्टा एस एंड साई प्लस डेल्टा साई, तो क्यू पर जो टेंजेंट है क्यू एन, इट्स मेक्स एन एंगल साई प्लस डेल्टा साई। ये कौन बनाएगी साई प्लस डेल्टा साई विद एक्सिस ऑफ एक्स। कह सकते हैं आप कि एंगल साई, ओ सॉरी, एंगल क्यू एम एक्स इक्वल साई प्लस डेल्टा साई। इसी प्रकार मान लीजिए इसके ऊपर फिक्स पॉइंट ए है और ए से पी की दूरी कर्व पर, वक्र पर ऐसे ए पी इक्वल ऐसे, तो यहाँ हमने एक साई इसको एक्स्ट्रा लिख दिया, इसको भी रब कर देते हैं। ओके, तो फिर से हम देखते हैं कि एंगल पी टी एम इक्वल साई एंड एंगल क्यू एम एक्स इक्वल डेल्टा साई। तो इसके साथ ही ए क्यू, मतलब ए से क्यू की दूरी, चूँकि इसके कोऑर्डिनेट हैं एस प्लस डेल्टा एस एंड साई प्लस
डेल्टा साई, इसलिए ये हो गया एस प्लस डेल्टा एस। हमको फिर से इसको सुधारते हैं, फिर से देख लीजिए। एंगल जो है क्यू एम एक्स साई प्लस डेल्टा साई है, क्योंकि क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स प्लस डेल्टा एस एंड साई प्लस डेल्टा साई। तो बच्चों ये कोऑर्डिनेट आपको समझ में आए होंगे नया सिस्टम में, इसलिए मैंने इसको बार बार रिपीट किया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि इन एंगल टी आर एम में जो एक्सटर्नल एंगल है, बाह्यगत कोण है, ये साई प्लस डेल्टा साई, इट विल बी द सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स, इसलिए एंगल टी आर एम इक्वल डेल्टा साई। आपने स्कूल लेवल में पढ़ा है ये ज्योमेट्री में बहुत अच्छे से कि दो अंतर्गत कोणों का योग बाह्यगत कोण के बराबर होता है। अब आप देखिए अपोजिट एंगल है, इसलिए यह भी कितना होगा डेल्टा साई। इसके साथ ही चूंकि पी आर स्ट्रेट लाइन है, इस पर जो टोटल एंगल बनेगा वो होगा 180 डिग्री होगा, जिसमें से एक एंगल आप निकाल देंगे तो ये एंगल बचेगा आपका। इसको हम यहाँ से येलो कलर से थोड़ा मार्क कर देते हैं कि ये जो एंगल बनेगा, ओके, इट विल बी 180 माइनस डेल्टा साई। इसके अलावा ये चूँकि टेंजेंट पर नॉर्मल है, ये भी टेंजेंट पर नॉर्मल, इस पर रेखा पर अभिलंब खींचा था आपने। ये जो आपकी स्पर्श रेखा है पी आर, इस पर आपने एन, इसको नाम दे दीजिए, नाम दे देते हैं, मान लीजिए हम इसको कुछ भी नाम दे देते हैं सी, और यहाँ हम नाम दे देते हैं डी। तो जो एन सी है वो पी आर पर लंब है, इसलिए 90 डिग्री हुआ, और इसी प्रकार आर क्यू पर ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, और एक तीसरा एंगल है 180 माइनस डेल्टा साई, इसलिए ये एंगल होगा आपका डेल्टा साई। मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल क्यू एन पी इक्वल डेल्टा साई। यहाँ पर हम इस पी क्यू लाइन को मिला देते हैं, ओके, जिससे कि आपको एक प्लेन ट्रायंगल मिल गया। प्लेन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल पी एन क्यू। अब आप देखेंगे कि चूंकि हमें पी एन की लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, पी एन की लिमिटिंग वैल्यू जो कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन करता है, इसलिए यहाँ हम पी एन निकालेंगे और उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी ज्ञात करेंगे। तो बच्चों पी एन इक्वल, अब पी एन प्लेन ट्रायंगल में देखेंगे, आपने स्कूल लेवल में पढ़ा हुआ है साइन फार्मूला, जिससे आप कहते थे ना साइन ए वाई स्मॉल ए इक्वल साइन बी वाई स्मॉल बी इक्वल साइन सी बाई स्मॉल सी। जिस प्रकार की ये कैपिटल ए क्या है, साइड ए के अपोजिट में एंगल है, इसी प्रकार कैपिटल बी और इसी प्रकार कैपिटल सी, ये आपने स्कूल लेवल में पढ़ा है। तो अब देखिए इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, स्मॉल ए बाई साइन ए इक्वल स्मॉल बी बाई साइन बी इक्वल स्मॉल सी बाई साइन सी। हम इसे क्यों करें उल्टा लिखने के लिए, क्योंकि हमें पी एन की वैल्यू निकालना है। तो पी एन के अपोजिट में, पी एन प्लेन ट्रायंगल में इस अपोजिट में ये एंगल कितना है ये हमें देखना है। तो ये एंगल कितना हुआ एन क्यू पी, तो साइन एन क्यू पी इक्वल, अब हमें वैल्यू किसमें निकालना है, इन टर्म्स ऑफ एंगल निकालना है। तब आपके पास एक एंगल है डेल्टा साई, तो डेल्टा साई पहले हम इसकी साइड लिखेंगे, चूँकि हम ऊपर साइड लिख रहे हैं इसलिए हम पहले साइड लिखेंगे। तो साइड क्या है पी क्यू, इनफैक्ट पी क्यू को हम क्या कहते हैं जीवा पी क्यू या कॉड पी क्यू अपॉन साइन पी एन क्यू। सो दिस इम्प्लाइज, इतना आपने काम कर लिया, मतलब फार्मूला आप बहुत अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज पी एन इक्वल कॉड जीवा पी क्यू
अपॉन साइन डेल्टा साई, ये आपने निकाला था कि एंगल पी एन क्यू। ओके, तो इंटू साइन एन सॉरी एन क्यू पी। अब देखिए कि यहाँ पर एक तो है आर्क, कौन सा आर्क है, आर्क पी क्यू है। आर्क पी क्यू क्या है, आप यही डायग्राम में देख लीजिए, आर्क पी क्यू, आर्क पी क्यू इक्वल आर्क ए क्यू माइनस आर्क ए पी। आर्क ए क्यू आपने लिखा है एस प्लस डेल्टा एस, ठीक है, और आर्क ए पी इक्वल एस। ये चूंकि कर्वीलिनियर लेंथ है इसलिए हम इसे आर्क कहते हैं। ओके, सिंपल भाषा में ए क्यू और ए पी लिखा था मैंने। सो दिस इज सिंपली डेल्टा, दिस इज सिंपली डेल्टा एस, दोनों का डिफरेंस। तो कार्ड पी क्यू चूँकि क्लोजली रिलेटेड है आर्क पी क्यू से। जैसे आप कोई भी कर्व लें, मान लीजिए हमने टू डायमेंशन में ये कर्व लिया, ओके, एक्स वाई, एक हमने कर्व लिया, एनी कर्व लेट, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज क्यू। तो यदि पी क्यू को हम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे तो इसे हम कहेंगे जीवा मतलब कॉर्ड, और इसे हम कहेंगे आर्क मतलब चाप। तो इससे हम कहते हैं दोनों क्लोजली रिलेटेड क्यों हैं। जैसे ये पॉइंट क्यू है, क्यू पॉइंट पी की ओर आएगा, मान लीजिए यहाँ आ गया, तो आप देखेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस थोड़ा कम होता जाएगा कि जीवा पी क्यू की लंबाई और चाप पी क्यू की लंबाई, इनके बीच में बहुत थोड़ा अंतर होगा। यहाँ आप देखेंगे चूँकि कर्व है ना, इसलिए जीवा पी क्यू की लंबाई बहुत कम होगी आर्क पी क्यू से। लेकिन जैसे जैसे क्यू पी क्यू और आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ आ गया क्यू, तो आप देखेंगे ये लंबाई, इनके बीच में लंबाई का डिफरेंस कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे क्यू पी पर जाएगा, डिस्टेंस इनके बीच का डिफरेंस कम होता जाएगा, और जैसे ही क्यू पी पर पहुंचेगा इनके बीच का लिमिट केस में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इसको हम डिवाइड कर देते हैं आर्क पी क्यू से। जब डिवाइड किया है तो हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। ओके, अब आप देखेंगे नीचे है अभी हमको मिला है यहाँ साइन, ऑलरेडी मिला हुआ साइन डेल्टा साई। तो साइन थीटा बाई थीटा की लिमिट कितना क्या होती है बच्चों, 1 होती, इसलिए हमने डेल्टा साई से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया इंटू साइन एन क्यू पी। दिस इक्वल्स टू कॉट पी क्यू बाई आर्क पी क्यू इंटू आर्क पी क्यू आपका डेल्टा से है अपॉन डेल्टा साई इंटू साइन डेल्टा साई बाई साइन ऑफ डेल्टा साई इंटू साइन एन क्यू पी। यहाँ बच्चों सोच रहे होंगे कि हमने आर्क पी क्यू को डेल्टा एस तो यहाँ रख दिया, लेकिन यहाँ नीचे नहीं रखा। इसलिए नहीं रखा क्योंकि पी क्यू और पी क्यू आपको कॉर्ड पी क्यू और आर्क पी क्यू यहाँ देखने में अच्छा लग रहा है ना आपको, और यहाँ चूँकि इंक्रीमेंट के फॉर्म में लिखा है डेल्टा साई, तो हम लिमिटिंग केस में यहाँ इसकी लिमिट भी निकालेंगे। सो नाउ अब आप जानते हैं कि कर्वेचर जो है पी एन की लिमिटिंग वैल्यू है। सबसे पहले हमने जब कर्वेचर डिफाइन किया था, हम वापस लौटते हैं कि यहाँ आप देखेंगे कि जो लिमिटिंग वैल्यू है सी पी की वह कर्वेचर है, तो इसकी हम लिमिट निकाल लेते हैं बच्चों। सो नाउ लिमिट q टेंडिंग टू p pn, this is your radius of
curvature let it denoted by rho। मान लीजिए हमने रो से डिनोट कर दिया। सो इक्वल लिमिट q टेंडिंग टू p cot pq by arc pq इंटू, अब आप देखेंगे यहाँ पर एक फंक्शन ये हुआ, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन और थर्ड फोर्थ, तो लिमिट ऑफ ए प्रोडक्ट इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट्स। आप जानते हैं कि किन्हीं गुणनफल की सीमा अलग अलग सीमाओं के गुणनफल के बराबर होती है। तो यहाँ आपने देखिए q टेंस टू p है, हमने यहाँ लिख लिया डेल्टा टेंस टू 0। क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि जब जैसे ही q पॉइंट p पर पहुँचेगा तो इनके कोऑर्डिनेट एक जैसे हो जाएंगे ना, q और p के, क्योंकि q पॉइंट p पर पहुँच गया मान लीजिए, तब q के कोऑर्डिनेट्स भी होंगे SI होंगे, मतलब डेल्टा साई कहाँ जाएगा? इट विल टेंस टू 0, इसलिए ये शून्य की हो जाएगा। तो हमने लिखा डेल्टा साई टेंस टू 0 इंटू लिमिट अगेन डेल्टा साई टेंस टू 0, क्योंकि यहाँ डेल्टा साई अपॉन साइन डेल्टा साई है, इंटू लिमिट। अब यहाँ p और q की बात की है, ओके, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ थोड़ा हम सुधारेंगे कि ये एंगल जो है आपका n, जो एंगल है NPQ होना चाहिए। कहीं मैंने लिखा होगा साइन, हाँ आइए आप देखिए, साइन PNQ और QNP एक ही बात है। तो इसको हम सुधार लेते हैं कि PNQ, इसको हम करेक्शन कर देते हैं, ओके। तो साइन फिर से आपको हम याद दिला देते हैं, यहाँ हमने एंगल लिखा था साइन PNQ, तो लिख लीजिए साइन अगेन फिर मैं इसको याद दिला देते हैं, मैं खुद भूल गया लिखते पीछे, जब आ गया ना बहुत ज़्यादा, तो फिर साइन एंगल देखते हैं हमने क्या लिखा था कि साइन ऑफ PNQ, ओके, साइन ऑफ P, हाँ यहाँ तो फिर साइन तो लिखना पड़ेगा ना बच्चों, तो साइन ऑफ P, साइन ऑफ PNQ इक्वल, अब आप देखेंगे कि PQ जैसे हमने आपको डिफाइन किया था, ये के सामने लिया था आपके अभी सामने, कि जैसे जैसे PQ की ओर टेंड करेगा इनका डिफरेंस बहुत कम होता जाएगा, तो इसकी लिमिटिंग पोजीशन में इसकी वैल्यू होगी 1। लिमिट डेल्टा साई टेंस टू 0, आसान है, इट विल बी ds अपॉन डी साई, ये डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन ही है, इनटू ये बच्चों होगा 1। आप सोचिए क्यों होगा 1, और यहाँ मिलेगा आपको साइन 90 डिग्री। देखिए साइन थीटा बाई थीटा व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल टेन इंटू 1, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा बाई थीटा इसकी लिमिट होती है 1। आप कहते हैं ना व्हेन थीटा टेंस टू 0, है ना, व्हेन थीटा टेंस टू 0, ये आपने निकाला है। अब साइन PNQ, इसके लिए हम देखते हैं कि वापस हम डायग्राम पर लौटते हैं कि साइन जब Q बिंदु P की ओर अप्रोच करेगा, ओके, और लिमिटिंग केस में Q P पर पहुंचेगा, तो पोजीशन बनेगी ये कि आपका जो n है NP टेंजेंट TR पर नॉर्मल होगा, इसलिए एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री। सो इसे हमने लिया साइन 90, तो आपको मिला R रो इक्वल
डी एस अपॉन डी साई। तो ये हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फार्मूला, जबकि आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हैं एस और साई हैं। तो इसके लिए कोई हम एग्जांपल भी लेके चलते हैं कि चलिए हमने एक प्रॉब्लम लिया, बहुत सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं कि एस इक्वल 4a sin psi। ओके, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर रो। ओके, तब यहाँ देखेंगे कि डी एस अपॉन डी साई। आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल ऐसा लगा होगा कि प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना, बस हमें डिफरेंशिएट ही करना है केवल, और आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा। मान लीजिए हम इसका प्रॉब्लम कोई दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें आपको लगे कि हाँ हमने कुछ डिफरेंशिएट किया है। तो ये किसी भी आप जो सर्कुलर फंक्शंस में ज़्यादा क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं, तो मान लीजिए प्रॉब्लम 2 हमने लिया, फाइंड वक्र त्रिज्या निकालिए, वक्र एस इक्वल a log 10 π/4 प्लस π/2 के लिए। तो यहाँ सॉल्यूशन में देखेंगे कि सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे एस को विद रिस्पेक्ट टू साई। सो डी एस अपॉन डी साई विच इज अवर रेडियस ऑफ कर्वेचर रो, विच रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि वक्र त्रिज्या बताती है। तो ए लॉग 10 के लिए 1 log x का होता है 1/x, इसलिए होगा 1/10 π/4 प्लस साई अपॉन 2। फिर 10x का, चूँकि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है ये, इसलिए हमें 10 को डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये होगा आपका सेक स्क्वायर π/4 प्लस साई/2, और ये भी सेक भी चूँकि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, 10 फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, सेक भी वैसा है, तो π/4 प्लस साई/2 इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये मिलेगा आपको π/4 का 0 कांस्टेंट है, और चूँकि साई के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए साई का होगा 1/2। तो इसे लिख सकते हैं आप a अपॉन 2 10 मतलब साइन π/4 प्लस साई/2 डिवाइडेड बाई कॉस π/4 प्लस साई/2 इंटू कॉस स्क्वायर, सेक कॉम नहीं चला है तो कॉस स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे कि कॉस स्क्वायर इसी कॉस का कैंसिल होगा, और ये आपका डिनोमिनेटर बच्चा a, न्यूमिनेटर a और डिनोमिनेटर 2 साइन a कॉस a, दैट मीन साइन 2a। सो साइन 2 इंटू π/4 प्लस साई/2। फिर से आप डिनोमिनेटर देखें कि साइन और कॉस है, दोनों एंगल इक्वल है। सो दिस इज a अपॉन साइन π/2 प्लस साई, साइन 90 प्लस थीटा is cos theta, so it is cos psi. Therefore, radius of curvature is a sec psi. इंटेंसिक सिस्टम में जहाँ एस और साई आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉब्लम बनते हैं। अब देखिए इसके बाद हम कार्टेशियन सिस्टम पर चलते हैं, और कार्टेशियन सिस्टम के लिए फार्मूला निकालते हैं। कार्टेशियन फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्र त्रिज्या के लिए हम कार्तिक धरातल में, कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन आपका सिस्टम क्या है एक्स बाई, जो एक्सिस ऑफ एक्स होता है, एक्सिस ऑफ वाई होता है, मतलब हमें ले जाना होगा फार्मूला जो अभी एस साई में मिला था, रो इक्वल डी एस अपॉन डी साई, अब उसी फार्मूले को हम एक्स बाई के फॉर्म में निकालेंगे। तो साई और एक्स बाई, जिसमें आप अभी तक जो स्कूल लेवल से रिलेशन जानते आए हैं कि यदि एक्सिस ऑफ एक्स जिसे आपने लिया एक्स से,
इसी प्रकार एक्स ऑफ वाई लिया आपने, और कोई भी आपने पॉइंट पी जो कि कर्व पर है, इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तब उसकी लेंथ होगी, मान लीजिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसकी लेंथ होगी वाई, और ओरिजिन से डिस्टेंस होगा एक्स। ओके, अब पी पर हम जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ एंगल बनाएगी विद द एक्सिस ऑफ एक्स, इसको हम हमेशा से कहते हैं आए हैं साई। तो एक तो आपको दिख गया रिलेशन कि कार्टेशियन सिस्टम में और टेंजेंट पी पर हम ड्रॉ करेंगे तो जो एंगल बनाती है, जिस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ से आपको डी वाई डी एक्स क्या मिलेगा m, जिससे आप कहते हैं हमेशा से टेन साई या प्रवणता। तो अब देखिए कि साई और x में रिलेशन मिल गया हमें कि डी बाई साई और x बाई में डी बाई डी एक्स इक्वल टेन साई। तो हम फार्मूला निकालने के लिए स्टार्ट होंगे टेन साई इक्वल डी बाई डी एक्स से। ओके, क्योंकि एक रिलेशन की शुरुआत यहाँ से होती है जो आप पहले से जानते हैं। सो डिफरेंशिएट, अब आप सोचे होंगे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस। अब आप सोचेंगे एस तो यहाँ ही, हम इसलिए डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों कि टेन साई का तो हमें साइकस का साई मिलेगा। ओके, और साई का क्या होगा डी साई बाई डी एस। इस डी साई बाई डी एस से आप कहाँ पहुँच जाएंगे रो पर, चूंकि रो के लिए फॉर्मूला है डी एस अपॉन डी साई। तो या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी कर सकते हैं। एक्स के लिए करने में आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा, तो बेहतर होगा इसको विथ रिस्पेक्ट टू हम एक्स कहेंगे, क्योंकि उसके पुराने रिलेशन को फिर हम उपयोग करेंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो दिस डी साई बाई डी एक्स इक्वल डी स्क्वायर, ये आपको ज़्यादा आसान होगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ऐसे भी करके हम फार्मूला निकाल सकते हैं, थोड़ा सा उसमें लेंदी होगा। तो आप समझ सकते हैं कि फार्मूला निकालने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, कई तरीके से हम उसको ड्राइव कर सकते हैं। तो सेकस का साई अभी आपने देखा कि डी साई अपॉन डी एक्स के पहले आपने देखा कि डी एस अपॉन डी साई इक्वल रो है। तो यहाँ हम सेकस के साई को तो लिखते हैं डी साई बाई डी एक्स को हम थोड़ा सा ब्रेक करके लिखें डी साई बाई डी एस इंटू डी एस अपॉन डी एक्स इक्वल डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, और डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल सेकस के साई इंटू वन अपॉन रो, क्योंकि डी एस अपॉन डी साई रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब डी एस अपॉन डी एक्स को हम देखते हैं कि जब आप टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर पढ़े थे, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स 12th में, ओके, तो टेंजेंट नॉर्मल्स दोनों के लिए आप निकालते थे डी बाई डी एक्स, अभी हमने ऊपर देखा, और डी बाई डी एक्स क्या है टेन साई, टेन साई को हम कह सकते हैं साइन साई अपॉन कॉस साई। अब हमें रिलेशन में यहाँ एस की जरूरत भी पड़ गई है, तो आप इसको और थोड़ा देखिए, हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एस इंटू डी अपॉन डी एक्स अपॉन डी एस इक्वल साइन साई अपॉन कॉस साई। तो टेंजेंट वाले नॉर्मल चैप्टर में आपने 12th में पढ़ा होगा कि डी एक्स अपॉन डी एस इक्वल डी एक्स अपॉन अनड्यू करते हैं इसके लिए डी एक्स अपॉन डी एस इक्वल कॉस साई, वेयर एज डी वाई अपॉन डी साई डी वाई अपॉन डी एस इक्वल साइन साई। हमें यहाँ ज़रूरत है डी एस अपॉन डी एक्स, डी एक्स अपॉन डी एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ डी एस अपॉन डी एस को हम लिख देंगे वन अपॉन
cos psi. So this implies रो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो रो इज sec u psi बाई डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. अब देखिए हम एक्स वाई की तरफ काफ़ी बढ़ चुके हैं. कार्टेशियन सिस्टम की ओर केवल सेक साई को चेंज करना है. तो सेक साई को कैसे चेंज कर सकते हैं? टेन साई से. तो ये होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर साई होल रेज टू 3/2. चूंकि सेक को लिखेंगे रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर, सो इट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर is equals to 1 plus dy upon dx whole square whole raised to 3/2 divided by d square. सॉरी, इसको अनड्यू करें, राइटिंग मेरी कमज़ोर है, मैं स्वीकार करता हूँ. डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. मतलब एक्स वाई की टर्म्स में आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फार्मूला निकाला. तो जो भी आपको फंक्शंस दिए जाएंगे y फंक्शन ऑफ x, बाहर जाके आप डेरिवेटिव निकालेंगे, डी वाई डी एक्स निकालेंगे, डी इसके बाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे. ये आपको समझाने के लिए हमने काम किया था, इसलिए हम इसको थोड़ा लाइन से खींच के अलग कर लेते हैं. इसके बच्चों आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छा लगेगा. इसके हम कुछ प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं कि आज के लिए प्रॉब्लम नंबर 3 कि क्वेश्चन में लिखते हैं कि फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्र त्रिज्या ज्ञात कीजिए. किस वक्र के लिए? पैराबोला के लिए. ओके, कर्वेचर एट द पॉइंट x by of the parabola y is equal 4ax. मतलब पैराबोला के लिए हमें वक्र त्रिज्या ज्ञात करना है. पैराबोला आप जानते हैं कि मान लीजिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए आपको अच्छा लगेगा. और ये एक्सिस ऑफ एक्स है और दिस इज एक्सिस ऑफ, सॉरी इसको लाइन को थोड़ा और हम आगे खिसकाते हैं, है ना. ये एक्सिस ऑफ वाई, चलिए टच कर रहा है ये, मान लेते हैं. तो एक्स की कोई भी हम वैल्यू यहाँ रखेंगे, वाई की कितनी वैल्यू मिलेंगी? 2. एक पॉजिटिव होगी, ये एक निगेटिव होगी. इसलिए आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव साइड है और ये वाई के लिए नेगेटिव साइड है ना. ओके, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, है ना. एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है. तो कोई भी पैराबोला, बच्चों को लगता है ना कि पैराबोला का शेप कैसा होगा, तो आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं. तो इसके सॉल्यूशन पर आते हैं कि डिफरेंशिएट, चलिए इसको हम नंबर 1 दे देते हैं. हम यहाँ से फर्स्ट डिफरेंशियल निकाल लेते हैं विदाउट एनी फॉर्मेलिटी. 2y dy by dx, सॉरी डिफरेंशियल इज 2y dy by dx इक्वल 4a. सो दिस इम्प्लाइज dy अपॉन dx इक्वल 2a अपॉन y. 2 कैंसिल कर दिया. डिफरेंशिएट अगेन, इसको फिर से हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं. डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज माइनस 2a अपॉन वाई स्क्वायर. वाई फंक्शन ऑफ x, इसलिए y को भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो इट इज dy अपॉन dx. सो अब dy by dx की यहाँ वैल्यू रख दीजिए 2a अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 2a अपॉन वाई. सो दिस इज माइनस 4a स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब. ये आपको वैल्यूज मिल गई हैं. डी बाई डी एक्स, जितनी वैल्यूज आपके लिए फार्मूले में ज़रूरत है रखने के लिए, वो दोनों वैल्यूज आपको मिल गई हैं. इसलिए रो का जो फार्मूला है उसमें आप वैल्यूज रख दीजिए. फार्मूला हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि 1 प्लस डी बाई डी एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाई सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. सो 1 प्लस डी बाई डी एक्स 2a अपॉन वाई. सो दिस इज 4
ए स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाई -4a स्क्वायर अपॉन वाई क्यू। हम जानते हैं कि वाई स्क्वायर है हमारा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है, तो यहाँ एक्स टर्म्स में वैल्यू रख दीजिए रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाई -4a स्क्वायर। वाई क्यू को ऊपर ले जाएंगे तो वाई क्या है, रूट ऑफ 4ax है। ओके, सो पावर दिस इज 3। तो ये आपको मिला x प्लस जो कैंसिल हो रहा है उसे हम कैंसिल कर देंगे। आप देखेंगे 4 भी कैंसिल हो रहा है, a कैंसिल हो रहा है, तो बच्चा a अपॉन एक्स। सो एलसीएम जब हम लेंगे x, ये होगा x प्लस a होल रेज टू 3/2 और x रेज टू 3/2 नीचे आएगा। दिस -4a स्क्वायर x रेज टू 3/2। यहाँ आप देखेंगे 4 रेज टू 3/2, दैट इज इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4ax होल रेज टू 3/2। 4 क्या है आपका 2 स्क्वायर, देयरफॉर 4 रेज टू 3/2 इज 2 स्क्वायर रेज टू 3/2, दैट इज 8। तो दिस इज x प्लस a होल रेज टू 3/2 विथ नेगेटिव साइन 4a स्क्वायर x is to 3/2 into 4 is to 3/2। अभी आपने निकाला तो दिस इज 8 इंटू a is to 3/2 इंटू x is to 3/2। तो यहाँ आपको मिला दिस इज माइनस x प्लस a is to 3/2 अपॉन एक्स इज 3/2 कैंसिल कर दीजिए, 4 टू ज़ा 8, तो ये 2 टाइम्स हुआ। और यहाँ a रेज टू 3/2, इससे आधी पावर अधिक है a स्क्वायर, तो ये a की आधी पावर बचेगी, आधी मतलब रूट ऑफ a। तो देयरफॉर ये आपका आंसर निकल आया है। देयरफॉर रो इक्वल 2 टाइम्स x प्लस a होल रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाई रूट ए। अब आपने देखिए माइनस साइन मैंने छोड़ दिया जानबूझ के, है ना, ओमिट द माइनस साइन, ओमिट नेगेटिव साइन। इसको आप नेगेटिव साइन को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे भाई, आंसर में तो नेगेटिव आया है। आप सोचिए थोड़ा, कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या है, लेंथ है। वक्रता त्रिज्या या त्रिज्या क्या होती है, लंबाई होती है। क्या लंबाई कभी ऋणात्मक हो सकती है, नहीं बच्चों। तो यदि आपका आंसर नेगेटिव में भी आता है बिल्कुल सही कैलकुलेशन के बाद, गलत कैलकुलेशन से नहीं, तब आप उस माइनस साइन को वहाँ पर छोड़ दीजिए और जो आपका आंसर होगा वो नेगेटिव साइन छोड़ने के बाद आएगा। इसमें ये एक प्रॉब्लम और हम देख लेते हैं। चलिए प्रॉब्लम नंबर 4 कि मान लीजिए आपको कर्व दिया हुआ y इक्वल सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, ठीक। तो फॉर y इक्वल सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी प्रूव दैट एट एनी पॉइंट x बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज y स्क्वायर अपॉन सी। तो यहाँ से आप देखेंगे कि वक्र y इक्वल सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी है। हमें प्रूफ करना है रो होगा y स्क्वायर अपॉन सी। इस क्वेश्चन पर आगे जाने के पहले मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि आप हाइपरबोलिक फंक्शंस नहीं पढ़े होंगे। जैसे सर्कुलर फंक्शन होते हैं उसी तरह हाइपरबोलिक होते हैं। हम इसको कल डिफाइन कर देते हैं, cos hx इज e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x अपॉन 2। इसी प्रकार साइन हाइपरबोलिक x, इसको लिखने का तरीका है कि हम h को सटा के लिखते हैं n से, यहाँ भी s से सटा के लिखा, और बीच में स्पेस, ये स्पेस है बीच में x में। तो ये तो डेफिनेशन हुई इनकी, बस यही इतना जानना पर्याप्त है इसमें। अब आप देखेंगे कॉस हाइपरबोलिक x का डिफरेंशियल होगा e रेज टू x का e रेज टू x, ये माइनस e रेज टू माइनस x अपॉन 2। इसी प्रकार डिफरेंशियल ऑफ साइन
हाइपरबोलिक एक्स इज, ये डेफिनेशन देखिए, ई एक्स डिफरेंशियल ई रेज टू एक्स और ई रेज टू माइनस एक्स है माइनस ऑफ माइनस ई रेज टू एक्स, ये होगा आपका प्लस। तो यहाँ आपने देखा ये मिला आपको साइन हाइपरबोलिक एक्स और सेकंड साइन हाइपरबोलिक डिफरेंशियल कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो बच्चों ये आसान है ना, किससे, सर्कुलर फंक्शन की, क्योंकि उसमें डिफरेंशियल तो नेगेटिव भी आता है, यहाँ कोई नेगेटिव नहीं है ना। ओके, अब इसके बाद एक बात और आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स इक्वल ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर माइनस ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ से देखेंगे 1/4 तो कॉमन मिलेगा और ए स्क्वायर यहाँ भी सेम होगा, बी स्क्वायर यहाँ भी सेम होगा, बीच में माइनस साइन है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो मिलेगा आपको 4ab। ओके, ए है ई रेज टू एक्स अपॉन 2 और बी है ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन 2। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 1 इंटू ई रेज टू एक्स माइनस एक्स दैट इज ई रेज टू 0 एंड समथिंग रेज टू 0 इज 1। तो यहाँ आपको रिलेशन भी मिल गया कि कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक में क्या संबंध है। तो रिलेशन क्या हो गया कि साइन हाइपरबोलिक प्लस कॉस हाइपरबोलिक माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल 1। ओके, अब हम प्रॉब्लम पर वापस आते हैं कि इतना नॉलेज हाइपरबोलिक के लिए पर्याप्त है और हाइपरबोलिक के लिए आगे कुछ जरूरत पड़ेगी रिलेशन निकालने के लिए, तो हम इसी डेफिनेशन से कोई भी, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हम निकालते थे, यहाँ से भी जैसे आपने साइन 2a के लिए फार्मूला निकाला तो हम कॉस h2a के लिए भी निकाल सकते हैं, साइन h2a के लिए भी निकाल सकते हैं फार्मूला हम। तो जितने भी फार्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री में निकाले थे उसी प्रकार हाइपरबोलिक फंक्शंस के लिए केवल कॉस हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स की सहायता से फार्मूला निकाल सकते हैं। चलिए अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल सी साइन हाइपरबोलिक x upon c into differential of x upon c is 1 by c. This is sin hyperbolic x upon c. Differentiate again with respect to x. So it is d square y upon dx square equal cos hyperbolic x upon c into 1 upon c differential of x upon c. Therefore रो में वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस डी बाई डी एक्स क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी है, इसका स्क्वायर है, सॉरी ये एक्स अपॉन सी है, इसका स्क्वायर है तो साइन एच स्क्वायर हो गया होल रेज टू 3/2 बाई सेकेंड डेरिवेटिव इज कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। और कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी आप इक्वेशन देखेंगे, ये कॉस हाइपरबोलिक हुआ वाई अपॉन सी, तो यहाँ आप रख दीजिए वाई अपॉन सी डिवाइडेड बाई सी। सो सेकेंड डेरिवेटिव इज वाई अपॉन सी स्क्वायर और 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, यहाँ आपने रिलेशन निकाला भी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल 1। तो 1 प्लस साइन एच स्क्वायर हुआ आपका कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर और होल रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाई वाई एंड मल्टीप्लाई बाई दिस इज सी स्क्वायर। तो दिस इज सी स्क्वायर, अगेन कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू रख दीजिए वाई अपॉन सी और स्क्वायर है, सो ये हुआ वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होल रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाई वाई। So this is c square y raised to 3 अपॉन c raised to 3, एक पहले से y है, तो ये आपको आंसर मिला y स्क्वायर अपॉन c, जो कि हमें निकालना था कि प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर y इक्वल c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c, ये y स्क्वायर अपॉन c होगा। तो अभी बच्चों जितने सवाल आपने देखे, इसके प्रॉब्लम्स देखे हैं, आप थोड़ा डेरिवेशन आप खुद करके देखेंगे घर पे तो आपको भी बहुत आसान लगेंगे और प्रॉब्लम्स भी आप खुद करेंगे।
कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स भी हम आगे की ओर बनाएंगे, जैसे कि चलिए आपको होमवर्क भी दे देते हैं, आपको होमवर्क भी मिलना आपको अच्छा लगता है। तो होमवर्क के लिए हम कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं। नंबर 1 कि फाइंड रो दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर नंबर 1 for the curve root x plus root y equal 1 at 1/4 सेकेंड। अब देखिए यहाँ से भी हम डिफरेंशियल निकालेंगे, जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है dy by dx निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और जो आपको आंसर भी, जैसे यहाँ आंसर मिला y²c, तो यदि कोई न्यूमेरिक वैल्यू दी होती y की तो हम रख देते हैं। तो यहाँ हम फाइनली जो आंसर निकालेंगे उसमें 1/4 रख देंगे x को, y को भी 1/4, तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार x⁴ प्लस y⁴ इक्वल 1। इसके लिए आप करिए कि हम इसके लिए पॉइंट रखते हैं a cos³ थीटा n इज sin³ थीटा। ये हम यहाँ से a हटा देते हैं। a इसलिए हटा देते हैं, देखिए बच्चों, क्योंकि यहाँ राइट हैंड साइड में 1 है। यदि a⁴ होता, यदि यहाँ क्वेश्चन होता a⁴, तो यहाँ हम a भी ले लेते हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और a को 1 रख देंगे तो आपको पुराना क्वेश्चन जो मैंने लिखा था वो मिल जाएगा। इसलिए जनरलाइज क्वेश्चन है, इसको आप कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू मच बच्चों।